नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त 4 बज रहे हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। जोशीमठ के लोगों का सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो जारी है। मार्केट रेट पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं लोग। जोशीमठ में जिस तरीके से घरों में दरारें आई, उसके बाद लोगों का जो गुस्सा है वो सरकार की ओर बढ़ता जा रहा है। सरकार के पास अब जो सामने चैलेंज है, जो सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है, एक चुनौती है, वो ये है कि लोगों को कैसे एक तो सुरक्षित वहां से निकाला जाए। इन सवालों के जवाब दिए जाएं कि अब तक सरकार ने किया क्या, और इस बात का भी कि किस तरीके से जिन्होंने अपने पूरी जमा पूंजी लगाकर अभी भी बैंक का लोन लेकर अपने जो घर है बनाए थे, जिनकी किस्तें अभी बची हुई हैं, उन लोगों को कैसे सरकार ये बात समझाए, कैसे उन तक ये मर्रम पहुंचे कि उनका जिस तरीके का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है उसे कम करने के लिए सरकार के पास क्या क्या तरीके हैं, उसको लेकर अभी भी विरोध चल रहा है। लोगों की मांग है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। प्रभावित परिवारों को जो 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत है, अब तक 730 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुकी हैं। 131 परिवार जो हैं उन्हें जोशीमठ से हटाया जा चुका है। 1.5 लाख की अंतरिम राहत का जरूर यहां पर सरकार ने कुल मिलाकर ऐलान जरूर किया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्हें सर्कल रेट के हिसाब से, यानी कि जिस रेट पर लोगों ने जमीनें खरीदी, उसके ऊपर घर बनाए, उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। तो एक समस्या यह है। दूसरी समस्या इसके दूरगामी परिणाम की है। क्या जोशीमठ को दोबारा बसाया जा सकता है? अभी जो लोग हैं वो जाएंगे तो कहां जाएंगे, कैसे उनके घरों का इंतजाम होगा, सरकार के पास क्या इंतजाम है? और फिर जो बार बार सवाल उठ के आता है वो यही आता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उस पर पिछले कई दिनों से आप चर्चा लगातार सुन रहे हैं। आज चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखना चाहता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट्स। हमारे सहयोगी सौरभ वहां पर हैं। अब जोशीमठ में जेपी पावर प्लांट के आवासीय परिसर में भी, जिसको माना जा रहा है जो पावर प्लांट है, इसकी जो खुदाई चल रही है, सुरंग जो खोदी जा रही है, उसको सबसे बड़ा कारण एक माना जा रहा है, वहां पर भी दीवारें गिरने लगी हैं। यहां पर एक बैडमिंटन कोर्ट है जिसकी 2 तस्वीरें, जो दीवारें हैं वो आपको दिखाएंगे। दीवारें गिर चुकी हैं। बैडमिंटन कोर्ट की जो जमीन है वो कई फुट धंस गई है नीचे। तो आज शुरुआत सवाल इंडिया का सवाल पूछने से पहले एक बार फिर से आपको जोशीमठ लिए चलते हैं, जमीन पर उन लोगों के पास जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की जेपी जो टाउन बना है वहां पर, वहां से उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। जरा ये देखिए। हम इस वक्त एनडीटीवी के दर्शकों को कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये जोशीमठ का वो इलाका है जहां पर तबाही शुरू हो चुकी है, दीवारें गिरने लगी। हम जेपी पावर प्लांट है जो जोशीमठ का, उसकी आवासीय कॉलोनी में है और यहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट है। और आप देखिए बैडमिंटन कोर्ट की तस्वीरें। बैडमिंटन कोर्ट धंस गया है लगभग 2 फुट नीचे। ये पूरा बैडमिंटन कोर्ट है, आपको नेट भी नजर आएगा। और ये देखिए जो पूरा बैडमिंटन कोर्ट है वो कई फीट नीचे धंस गया है। और यहाँ की जो दीवार है ना, ये देखिए पीछे एक दीवार आपको नजर आएगी, ये दीवार भी नीचे आ गई है। एक तरफ की दीवार नीचे आ चुकी है। यहाँ पर तबाही शुरू हो गई है, दीवार नीचे आ गई है। जब ये धंसा तो पूरी की पूरी दीवार आपको नजर आएगी नीचे आ गई है। दरवाजा नीचे आ गया है, आपको ये भी नजर आएगा। और जो जमीन है वो तो धंस ही चुकी है। दरारें तो छोड़ दीजिए, दरारें तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो अब गिरना शुरू हो गया है मलबा, जमीन धंसने लग गई है। और आप देखिए ये पूरी जो दीवार है, इस पहाड़ के आगे की दीवारें बस गिरने वाली है, बिल्कुल झुक चुकी है। ये डेंजर जोन है, ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। यहाँ पर 1 जनवरी तक बैडमिंटन खेला जा रहा था और ये धंसाव शुरू हुआ 2 जनवरी से। और आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी गीली मिट्टी है, पूरी की पूरी गीली मिट्टी। और ये तस्वीर आपको बताती है कि क्यों धंस रहा है जोशीमठ, क्योंकि पानी का रिसाव अंदरूनी तौर पर हो रहा है। और पानी का रिसाव हो रहा है तो आपको नजर आएगा जो मिट्टी है अंदर गीली हो गई है। जब मिट्टी गीली हो गई है तो ये धंसने लग गई है। तो ये गीली मिट्टी हमारे सहयोगी पवन कुमार आपको नजर आ रहा है, दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे जहां तक ये पूरा का पूरा बैडमिंटन कोर्ट है वो तबाह हो गया है, धंस चुका है, कई फीट नीचे धंस चुका है, ये अलग हो चुका है। ये जब शुरुआत हुई तो यहाँ सिर्फ एक दरार थी। अब देखिए
ये 2 फीट का अंतर आपको नजर आएगा और अंदर तक जो है ये नीचे धंस चुका है। दीवारें इस बैडमिंटन कोर्ट की गिर चुकी हैं। ये जेपी का जो पावर प्लांट है उसकी आवासीय कॉलोनी है और यहाँ हम लोग सबसे पहले एनडीटीवी की टीम यहाँ पहुंची है तबाही दिखाने के लिए। जोशीमठ में तो अभी तक हम लोगों ने उन घरों में दरारें देखी हैं लेकिन दीवारें गिरती हुई नहीं देखी हैं, और दीवारें गिरती हुई नहीं देखी और दीवारें गिर चुकी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि दीवारें गिरने लग गई हैं। और कुछ दिन में ये सब कुछ जोशीमठ में भी शुरू हो जाएगा जिन घरों में दरारें हैं। और ये देखिए यहाँ पर नेट लगा हुआ है, बाकायदा दीवार गिरी हुई है, दरवाजा गिरा हुआ है और पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी मिट्टी गीली है। यही सबसे बड़ी वजह है। और पानी का रिसाव लगातार जेपी के नीचे जो जेपी का आवासीय कॉलोनी है वहां से हो रहा है, जो कि काफी चिंताजनक है। और किस तरीके से आगे जोशीमठ का हाल होगा उसकी बस एक पिक्चर भर है, ये तस्वीर भर है, क्योंकि यहाँ पर दीवारें गिरने लग गई हैं। पूरा का पूरी दीवार एक ढह गई है। तो एक तस्वीर आपने ये देखी किस तरीके से जेपी आवासीय कॉलोनी में जो बैडमिंटन कोर्ट जहां से सौरभ ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, वहीं जो आवासीय परिसर है यहीं पर जेपी में, इसके नीचे पिछले कुछ दिनों से मटमैले पानी की एक जो धारा है वो लगातार बह रही है। पानी इतना तेज बह रहा है कि आवासीय परिसर की दीवारें जो हैं टूट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पानी की वजह से पहाड़ की मिट्टी जो है वो गीली हो रही है और अब धंसने लगी है। जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। हम वो तमाम तस्वीरें आपको जोशीमठ से दिखा रहे हैं जो परेशान कर देने वाली। हम इस वक्त जेपी के पावर प्लांट की जो आवासीय कॉलोनी है उसके बाहर खड़े हुए हैं। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि जो धसाव हो रहा है वो यहाँ से निकल रहे पानी की वजह से हो रहा है। अब देखिए ये आवासीय कॉलोनी की दीवार है जो टूट गई है और ये मटमैला पानी है जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ से लगातार बह रहा है और लोगों को लगता है मटमैला पानी अंदर पहाड़ के जा रहा है और मिट्टी गीली हो रही है, जिस वजह से ये भू धसाव हो रहा है। ये जेपी की आवासीय कॉलोनी है जिसकी दीवार है जो कि टूट चुकी है। आपको देखिए कितनी बड़ी दीवार है जहां से मलबा पूरा टूट करके बाहर आ गया, जिसको इस तिरपाल से ढका गया है। यहाँ पर वापस से इसको बनाया गया था लेकिन वो दीवार भी टूट गई है और अंदर जेपी की जो आवासीय कॉलोनी है उसमें डिस्ट्रक्शन, उसमें तबाही शुरू हो गई है। बैडमिंटन कोर्ट की दीवारें गिरने लगी हैं, जो इनका मेस है वो दीवार गिर चुकी है, बाथरूम नीचे धंस गया है और वही कुछ सेंटीमीटर की दरार थी जो कुछ 1 फीट की हुई आज कई फीट की हो गई और नीचे गिरने लग गई। ये देखिए पानी है, ये पानी कहाँ से आ रहा है अभी तक कोई वैज्ञानिक, कोई भू वैज्ञानिक, कोई विशेषज्ञ नहीं समझा पाया है, बता पाया है कि ये पानी आ कहाँ से रहा है और इस पानी की वजह से ही भू धसाव हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहा। और देखिए इसके आगे लोहा लगाया गया है। ये दीवार जो है बहुत बड़ी दीवार थी जिसके ऊपर आवासीय कॉलोनी है और इसी दीवार को तोड़ के पानी आना शुरू हो गया। अब लोगों को लग रहा है कि यही पानी अंदर जो है पहाड़ में गीली करा दिए रहते हैं। तो ये पानी का क्या लग रहा है, कहाँ से आ रहा है पानी, कुछ पता नहीं है। और लोग तो ये कह रहे हैं पानी की वजह से भू धसाव हो रहा है, मिट्टी गीली हो रही है पहाड़ की, ये पानी तो बहता ही जा रहा है। आप ये सब देखने आए थे? आप लोग तो देखने आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हम यहीं से हैं। पर पानी को देख के ये लगता है कि ये किसी सोर्स का पानी नहीं है और ये कहीं सुरंग का जैसा लगता है, जमीन के नीचे जो टनल का काम हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये पानी टनल के नीचे काम हो रहा है वहाँ से, क्योंकि मटमैला पानी। हाँ जी, इसकी जाँच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसको तो आप लोग, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो भू धसाव हो रहा है, पानी निकल रहा है, इससे पहाड़ गीला हो रहा है, इससे भू धसाव हो रहा है। वो भी हो सकता है, पर दूसरा ये है कि टनल अभी सबके दिमाग में है कि टनल इसके नीचे है, तो ज़्यादा चांसेस, जो पानी का अगर कलर आप देखो तो उससे लगता है कि टनल के अंदर गए। टनल के अंदर का देखिए पानी जो है, आप देखेंगे, आप सब पहाड़ आते होंगे, जो पहाड़ से पानी निकलता है वो फ्रेश वाटर होता है। अक्सर लोग उसको पीते भी हैं, बॉटल में भर लेते हैं, लेकिन जो पानी यहाँ से निकल रहा है पूरा का पूरा पानी मटमैला है, मिट्टी वाला पानी है जो कि यहाँ से बहता जा रहा है। और देखिए इसको लोहा लगा करके रोकने की भी कोशिश हुई है लेकिन अब ये रुक नहीं रहा है। पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और लोग इसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। विस्थापन की कोशिश हो रही है। अब जब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब दीवारी गिर गई नीचे सड़क पर, जो लोग रह रहे थे उनको खाली तो करा लिया गया है, अब ये जो छोटी छोटी दरारें हैं ये दरारें बढ़ेंगी कुछ सेंटीमीटर, फीट, फिर मीटर्स और फिर ये दीवारें गिरने लग जाएंगी। ये यहाँ के विशेषज्ञ कह रहे हैं और ये धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और बारिश हुई तो और जल्दी होने लग जाएगा। तो ये पानी लगातार निकल रहा है यहाँ से। लोग इस पानी को काफ़ी ये कह के बता रहे हैं कि यही कारण हो सकता है भू धसाव का। तो फिलहाल जोशीमठ एक त्रासदी में है।
लोग कुछ कह रहे हैं इसको नेशनल डिजास्टर भी घोषित करना चाहिए, लेकिन जितनी देर सरकार विस्थापन में लगाएगी उतनी ही जान माल का नुकसान हो सकता है। वैसे प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से। यहाँ के डीएम, यहाँ अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं मुख्यमंत्री के, वो भी लोगों से बात कर रहे हैं। 1.5 लाख का मुआवजा भी घोषित किया गया है। 731 घरों में दरारें हैं, कुछ 200 घर खाली कराए जा रहे हैं, 130 फैमिलीज को खाली करा लिया गया है। लेकिन जब तक ये नहीं रुकेगा, ऐसे पानी जाता रहेगा तो पहाड़ गीला होता रहेगा और भूदसाव होता रहेगा। तो सोचिए कि किस टाइम बॉम्ब पर जोशीमठ चल रहा है, किस टाइम बॉम्ब पर यहाँ के हजारों लोग बैठे हुए हैं। वाकई में ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, पर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की आपदा यहाँ पर हो सकती है। सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आपको पता है कि जोशीमठ में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदेश दिया था कि सभी तरह के जो निर्माण कार्य हैं उन्हें रोक दिया जाए। किसी तरह का भी कोई निर्माण कार्य, कोई तोड़ फोड़, टनलिंग का काम जोशीमठ में अभी नहीं हो सकता, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन उसकी हकीकत क्या है? हाईवे पर चल रहे काम, एनटीपीसी में निर्माण की गतिविधियां पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। लेकिन रोक के बावजूद जोशीमठ में रात के अंधेरे में भारी मशीनों से कैसे पहाड़ अभी भी काटे जा रहे हैं। मशीनों की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अब हर रोज जोशीमठ धंस रहा है, उसके बाद भी ये गतिविधियां कैसे बदस्तूर, बिना किसी परेशानी के, रोक टोक के जारी हैं। सौरभ शुक्ला की यह अहम रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ का नाम आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे। तमाम पत्रकार, अखबार, प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सब चिंतित हैं कि जोशीमठ जो शहर है वो धीरे धीरे धंस रहा है। धंसने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आगे ना धंसे इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्यों, हाईवे पर जो काम चल रहा है उस पर, एनटीपीसी में जो काम चल रहा है उस पर रोक लगाने के आदेश दिए। लेकिन सोचिए, हम इस वक्त जोशीमठ में हैं और जोशीमठ के ठीक बाहर शुरुआत में जहां पर रोक है, ये बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे है, जहां पर आप देखेंगे, हमारे सहयोगी जूम करके दिखाएंगे आपको कि कैसे पहाड़ काटने का काम चल रहा है। ये क्रशर्स हैं जो आपको नजर आएंगे, जो पहाड़ का सीना छलनी कर रहे हैं। सरकारी आदेश की अवहेलना हो रही है, और वो भी तब जब 731 घरों में दरारें पड़ गई हैं, हजारों लोग डर के साए में जी रहे हैं। मुआवजा ना मिलने के कारण तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं। जोशीमठ गम में है, आंसू में है, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरीके से ये जो स्टोन क्रशर हैं वो पहाड़ का सीना छलनी कर रहे हैं। और सोचिए कितना हानिकारक है ऐसे में, तब जब पहाड़ धंस रहा है, जोशीमठ धंस रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से पहाड़ को ये खोदा जा रहा है, छलनी किया जा रहा है, ये कितना जानलेवा साबित हो सकता है। ऑल वेदर रोड के भी काम पर रोक लगाई थी सरकार ने, लेकिन देखिए रात के 2 बज रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे लगभग 1:49 है और 2 बजे किस तरीके से धड़ल्ले से काम चल रहा है। ये देखिए, यहाँ से क्रेन आ जा रही हैं, जो पहाड़ से पत्थर टूट रहे हैं उनको ले जाने के लिए क्रेन आ रही है। यहाँ पर धड़ल्ले से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, सब मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी पता नहीं कहाँ हैं, जिलाधिकारी की टीमें कहाँ हैं, पुलिस कहाँ है, समझ में नहीं आता, और नाक के नीचे सब काम चलता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से आपके बगल से ये क्रेन गुजर रही है और पूछने जांचने वाला कोई नहीं है। और सवाल यही है, जब इतनी बड़ी त्रासदी मुहाने पर है तो ये लापरवाही प्रशासन की कितने लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। पूरा देश और विश्व सकते में है। जोशीमठ जो कि बद्रीनाथ का द्वार कहते हैं, वो अब धीरे धीरे जमींदोज हो रहा है। और उसकी वजह, उसकी कारण एक कारण ये भी है, जिस तरीके से निर्माण कार्य, विकास कार्य, ब्लास्टिंग, विस्फोट, एनटीपीसी का काम, सुरंगें बनी हैं, यही वजह है कि धीरे धीरे पहाड़ कमजोर हो रहा है। और आप देखिए कि कैसे सरकारी आदेश की
का अवहेलना यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रशासन से कोई यहाँ दूर दूर तक नहीं है। इसकी आवाज़, जो स्टोन क्रशिंग की आवाज़ है, जो पहाड़ को भेदने की आवाज़ है मशीन से, ये 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, लेकिन ये सबके कानों में जा रही है, लेकिन प्रशासन के कानों में नहीं जा रही है। और ऐसे वक्त जब पूरा जोशीमठ गमगीन है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई से बने घर उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, सरकार दिन रात कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, लेकिन वही सरकार, वही आदेश और आदेशों का पालन नहीं कराया जा रहा है। और कैसे पहाड़ यहाँ पर छलनी किए जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जिससे हम सब जोशीमठ में जो त्रासदी है उसके कदम कदम नजदीक आते जा रहे हैं। जोशीमठ में सहयोगी पवन कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रोफेसर राजीव सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईआईटी कानपुर से। इस वक्त प्रोफेसर साहब वहां पढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करने कि ये जो पूरा अभी चक्र चल रहा है, इसमें ये समझने की बात है सर कि क्या अभी जो बात है उसमें चैलेंजेस आपको क्या दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात जो लोग बात कर रहे हैं वो इस बारे में है कि भाई हम कहां जाएं, हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे, हम कहां जाके बसें। और जो स्थिति अभी जोशीमठ में दिखाई पड़ रही है, क्या जोशीमठ को दोबारा बसाया जा सकता है इसी हालात में? जो अभी जो हालात हैं, देखिए समझने की बात यह है कि ये हालात पैदा कैसे हुए, ये सबसे पहले समझने की बात है। और उसमें जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है उसको समझने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था कि ये एरिया बहुत पहले से ही डेंजर जोन में डिक्लेयर था और कई सारी रिपोर्ट्स का मेंशन आपने भी किया और अब तो पब्लिक डोमेन में है। तो इस बात की चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है कि कि ये जोन जो है डेंजर जोन है, यहाँ पे सब्सिडेंस की बहुत लॉन्ग प्रॉब्लम है और डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में पहली बार हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो कई सारे लोगों ने पहले भी डॉक्यूमेंट किया है और इस तरह की बात हुई है। तो अब प्रश्न ये है कि जो सरकार ने जो कदम लिया है वेकेट कराने का और जोनिंग करने का और बफर बनाने का, वो सही कदम है। लेकिन हाँ, थोड़ा पहले जरूर होना चाहिए था। लेकिन अभी कम से कम कोई अभी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और सही समय पर यह कदम लिया गया है। तो जो वेकेट करा रहे हैं लोगों को और जो वहां से बाहर ले जा रहे हैं, वो तो सही कदम है। अब रही बात उसके पुनर्निर्वास की, तो वो अभी जो हालात हैं इस वक्त, इसको देखते हुए तो जरा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इसकी प्रॉपर जोनिंग करके और आपको एक प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि किस जोन में हमें क्या लैंड यूज परमिसिबल होना चाहिए। तो ये बिना एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हम और बिना एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करके बिना अगर हम दोबारा से यहाँ पे लोगों को लाएंगे तो हमारी समस्या जो है वहीं की वहीं रह जाती है। तो ये बात तो ध्यान देने की है कि एकदम से इमीडिएटली पुनर्निर्वास शायद अभी मुश्किल होगा थोड़ी देर। जी सर, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वप्न मित्रा भी जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक हैं वाडिया इंस्टीट्यूट में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, कि ये जो वाडिया इंस्टीट्यूट ने वहां पर आप लोग की टीम भी गई थी, वहां पर आप लोगों ने ये पूरा वहां पर सर्वेक्षण भी किया। अभी के जो हालात हैं जोशीमठ में, और ये सिर्फ जोशीमठ की बात नहीं है, पहाड़ों में, उत्तराखंड में खासतौर से अलग अलग शहरों से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर भी इस तरह की दरारें देखने को मिल रही हैं, वहां पर भी ये भू धसाव की समस्या लोगों के सामने खड़ी हुई है। तो इमीडिएटली सरकार क्या क्या कदम कर सकती है और आगे के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या वहां पर, जैसे हमें डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि दोबारा पुनर्निर्माण जो है या पुनर्वास है लोगों का, वो बहुत तरीके से पॉलिसी बनाकर कायदेबद्ध तरीके से करना होगा। आप इस समस्या को कैसे देखते हैं? ही इज राइट। आई थिंक दैट ये क्या जो भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से, अभी तो दे आर ऑन देयर वॉर फुटिंग, बहुत ही समझदारी से कर रहे हैं, बहुत ही प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। अभी मैं एक्सपर्ट कमेटी का भी टीम मेंबर हूँ, प्लस काफी मीटिंग्स हमारे साथ हो चुका है और जहाँ पे भी टेक्निकल एडवाइस जरूरत है, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो भी ऐसा टाइप का काम करते हैं सबको ला रहे हैं।
be it Wadia Institute, be it MOES, Ministry of Earth Sciences, be it IIT Roorkee, be it whatever, जो भी डिपार्टमेंट्स है वो सबको जोड़ के किए जा रहे हैं, एंड दे हैव इशूड लेटर्स टू ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस। और सरकार को अभी, स्टेट गवर्नमेंट को अभी, सेक्रेटरी हमारे साथ काफी मीटिंग कर चुके हैं, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि इसका कॉज निकालना है, वट एवर बी द कॉज। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब हाइड करना है। आई थिंक द पिक्चर नीड्स टू बी नाउ वेरी क्लियर, एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड इट टू टैकल दिस प्रॉब्लम। और जो भी रिलोकेशन या तो रिहैबिलिटेशन का भी बात आ रहा है, ये अंदर हम लोग मीटिंग्स में काफी सुन रहे हैं, हाउ मेटिकुलसली दे आर प्लानिंग। इसका प्लानिंग काफी चल रहा है कि ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, और मुआवजा देने का बात भी काफी चल रही है कि अप्रोप्रिएटली मुआवजा दिया जाए, लोगों को समझ के दिया जाए। और अभी इनफैक्ट अभी आज की बात है, इनफैक्ट कल की बात है, तो मीडिया को भी अपडेट करना चाहते हैं सरकार की तरफ से, ताकि पता लगता रहे कि क्या सरकार की तरफ से भी क्या स्टेप्स है। बिल्कुल। पर प्रोफेसर सिन्हा, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, जैसे हमने कुछ तस्वीरें दिखाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिल्कुल संपूर्ण बैन है जोशीमठ और उसके आसपास किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का। पहाड़ों को बदस्तूर भी तोड़ा जा रहा है, रात के अंधेरे में काम पूरी तरह से जारी है। जो लोगों की उंगली उठ रही है, टनलिंग जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है उसकी तरफ जो लोगों की उंगली उठ रही है, बिल्कुल बेतरतीब तरीके से जहां भी मौका मिला, जहां पर भी जगह मिल रही है, लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं और सरकार बनने दे रही है। तो क्या अब इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक रीथिंक की आवश्यकता है? देखिए, कई तरह के प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं। एक तो ये है कि जो अनप्लान कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग एक्टिविटी है और रोड कंस्ट्रक्शन है वो तो है ही, और आपने जैसा बताया कि अगर सरकार ने ऑलरेडी एक बैन अनाउंस किया है तो उसको फॉलो होना चाहिए। इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक देयर इज एनी साइंस और एनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, राइट? So I think that order has to be followed in toto for many reasons, not just because हम अगर इसको, इस समस्या को अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो, और अगर ये अगर जनता के दिमाग में भी अगर ये चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से नुकसान हो रहा है तो उसको, और अगर ऑर्डर्स हैं तो बंद होने चाहिए। नाउ जो बड़ी बातें हैं वो ये है कि ये भी हमको समझना पड़ेगा कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप एनटीपीसी प्रोजेक्ट्स का बार बार नाम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसकी टनलिंग की बात हो रही है, तो इन सब चीजों को एकदम से मीडिया में फ्लैश करना भी सही नहीं है, बिकॉज ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसमें बहुत हाई क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो जाती है। और हम लोग उनके साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा सुबह भी आज उनके साथ मीटिंग हुआ था, तो इन लोगों ने हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है और उन्होंने ये बताया है कि कितनी एहतियात बरती जाती है जब टनलिंग होती है और जब ब्लास्टिंग होती है, तो बहुत सारी एहतियात बरती जाती हैं उन प्रोजेक्ट्स में। और टनलिंग जो होती है वो पूरी अंदर से कवर्ड होती है, उसके थ्रू सीपेज का जो इशू है वो बहुत केयरफुली हैंडल होता है। लेकिन सर, लेकिन इसी तरह की कि समस्या जो है वो जैसे टिहरी है, वहां पर भी लोग इस वक्त सामने आ रही है, कर्णप्रयाग का इलाका है, वहां पर भी इस तरह की समस्या सामने आ रही है। बार बार जो चार धाम के लिए जो सड़क चौड़ी करने की बात है, उस प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही जो पर्यावरणविद हैं वो कई बार सवाल उठा चुके हैं, कई बार इस पे कोर्ट के अंदर भी बहस हो चुकी है। तो अब जो हमारे सामने एविडेंस है, ये बिल्कुल जीता जागता सबूत है कि किस तरीके से शायद एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। ये जो पूरा हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ इकोलॉजी को समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं पूरे देश में और पूरी दुनिया में, और ऐसे प्रोजेक्ट्स कोई हमारे देश के लिए यूनिक नहीं है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब उन सारे बारीकियों को हम ठीक से समझते नहीं है। अब जैसे जो आज पहली बार मैंने आपके न्यूज चैनल पे देखा कि वाटर और सीपेज की प्रॉब्लम को आपने आज पहली बार शायद मैं देख रहा हूं कि हाईलाइट कर रहे हैं। अभी तक जो है सारा का सारा जो ध्यान था वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ब्लास्टिंग और उन सब चीजों पे हो रहा था। समझना ये चाहिए कि जब वो ब्लास्टिंग एक्टिविटी होती है तो उसका इफेक्ट और उसका इम्पैक्ट का एक दायरा होता है और उसका एक समय होता है। तो अगर ब्लास्टिंग 1.5 साल 2 साल पहले हुई और टनलिंग 2 साल पहले बनी तो उसका इफेक्ट आज नहीं दिखेगा।
लेकिन जो इफेक्ट आज दिखेगा आपको वो हाइड्रोलॉजी है, वाटर का जो प्रॉब्लम है। क्या होता है कि जब हम चारों तरफ अनप्लान कंस्ट्रक्शन करते हैं या किसी और प्रोजेक्ट को भी करते हैं, तो जो वाटर का सीपेज को अगर हम ब्लॉक करते हैं किसी भी वजह से, और उसका जो पोर प्रेशर जब डेवलप होने लगता है, और ये रिपोर्ट ये पहले भी लोग कह चुके हैं, तो वो पोर प्रेशर जब डेवलप, अभी आपने जो आप बैडमिंटन कोर्ट का जो आप जो पिक्चर्स आप दिखा रहे थे, ये सारे के सारे जीते जाते एग्जाम्पल हैं कि वाटर का कितना बड़ा रोल है और वाटर के सीपेज को रोकना कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बिल्कुल। तो अब क्या है कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है, और अब क्या है कि एक हमारे साइंस में एक हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एक थ्रेशोल्ड की, एक सिस्टम का एक थ्रेशोल्ड होता है, वो थ्रेशोल्ड अब क्रॉस कर रहा है और वो अब प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो गई है। बिल्कुल। और आपने खुद कहा कि जोशीमठ में ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कर्णप्रयाग में भी है, प्रॉब्लम और भी जगहों पे है। तो किसी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है ये इशू, इट्स अ वेरी मच वाइडर इशू, बड़ा इशू है। और क्योंकि काफी सालों से इस तरह की चीजें अनचेक्ड हो रही हैं, तो शायद इस वजह से अब जो डॉक्टर साहब बता रहे थे थ्रेशहोल्ड है वो टूट गया है और वो दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल अब सामने जीते जागते सबूत दिखाई पड़ रहे हैं। बट डॉक्टर स्वप्न मित्रा, क्या ये जो जिस तरीके से एक्सेस बढ़ा है, पॉपुलेशन की हम लोग डाटा देख रहे थे जोशीमठ में, वो भी बहुत तगड़े तरीके से बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन बहुत एक्टिविटी बहुत बड़ी है, क्या उसको भी अब रेगुलराइज करने की आवश्यकता है? कितने लोग वहां बसें, कैसे लोग वहां रह पाए? डेफिनेटली। 2006 में मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करती थी उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए, और उस टाइम मैंने एक रिपोर्ट निकाला था, बिकॉज उस टाइम में भी टो इरोजन, सिंकिंग और सब्सिडेंस, ये तीनों चीज जोशीमठ के लिए आ रहा था रिपोर्ट्स। और उसका जब मैंने सर्वे किया था उस टाइम में हमने ये बताया था कि उसमें कंस्ट्रक्शन मॉनिटर किया जाए, वहां पे देखा जाए कि कहाँ कहाँ ड्रेनेज है। और ऑलरेडी ड्रेनेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक नेचुरल ड्रेनेज है जो हम नाला बोलते हैं, और एक आपका जो सीपेज वो सीवर लाइन, फिर आपका वेस्ट वाटर ह्यूमन कंजम्पशन का जो आता है, ये दोनों चीज उसमें एक्चुअली आ गया है। अभी ये टाउन इतना ज्यादा बढ़ गया, इट हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड इट्स लिमिट। एक माउंटेन टाउन का भी एक कैपेसिटी है, प्रोबेबली ऐसा इतना बड़ा टाउन और माउंटेन टाउन कोई है ही नहीं। अभी मुझे किसी ने बोला था रिकांगपिओ भी एक अनदर टाउन है जो ऐसे बढ़ रहा है, and that also needs to be monitored. But since 2006 I have been telling that cracks are coming, subsidence is happening, and उसके बाद अभी 2022 में हमने जब देखा suddenly population भी बढ़ गया, construction like completely that this town is gone beyond its limit, and फिर इसका waste water कहाँ जा रहा है? सारा मिट्टी में जा रहा है। सीवर लाइन इज नॉट कनेक्टेड, सीवर लाइन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन गया है नमामि गंगे की तरफ से, लेकिन हाउसेज आर नॉट कनेक्टेड टू द सीवर लाइन। सो ऑल दिस वेस्ट वाटर, ऑल द होटल्स व्हिच इज ऑल लिविंग दैट वाटर इनटू द सॉइल ऑलरेडी, ये तो सब लोग अब तक तो बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं कि तो ये पूरा एक साइकिल की तरह दिखाई पड़ रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं सड़कें बनाकर, बेहतर सड़कें बनाकर लोगों के लिए सुविधा प्रोवाइड करने की, वो सुविधा ज्यादा लोगों को उन एरियाज में एक्सेस दे रही है जहां पर इकोलॉजी इतनी सेंसिटिव है कि वो ज्यादा भार संभाल नहीं सकती। बेतरतीब कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां बस रहे हैं, और बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं जिस तरीके का, और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का मिलकर जो दबाव है पहाड़ों पर, वो शायद उनकी सहने की क्षमता से ऊपर चला गया है, और यही अब इन जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। इसको एक वार्निंग ही मानकर आगे के लिए अगर बेहतर तैयारी की जा सके, और जैसे कह रहे थे कि अपनी ग्रीड से ज्यादा नीड पर अगर आप फोकस करेंगे तो शायद इन समस्याओं से थोड़ा निजात जरूर मिलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने के लिए कि इस समस्या की असली जड़ क्या है और कैसे इससे निपटा जा सकता है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जोशीमठ से ही जुड़ी हुई खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। जोशीमठ में सेना के कुछ बैरक हैं, वहां पर भी दरारें दिखाई पड़ रही हैं। कुछ जवानों को ऊपर के दूसरे बैरक्स में शिफ्ट किया गया है। दरार उन बैरकों में है जो नदी के करीब है। जोशीमठ आपको बता दें भारत के लिए एक बहुत अहम ठिकाना है, भारत की सेना के लिए बहुत अहम ठिकाना है, और यहां पर जिस तरीके की जो दरारें आ रही हैं वो भी बड़ी चिंता वाली बात है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, क्या ये जो बैरिक्स हैं क्या हालात हैं, क्योंकि जोशीमठ में पूरे में ही इस वक्त हालात बड़े चिंताजनक बने हुए हैं, सेना इससे निपटने के लिए क्या कर रही है?
देखिए, सेना का ये कहना है कि जो निचले हिस्से में जो कुछ जो बैरक है उसमें दरार जरूर आया है, और उस बैरक में जो जवान रहते थे उनको ऊपर के इलाके में जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहां शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ का जो ब्रिगेड है सेना का, वो कितना इंपॉर्टेंट है इससे आप अंदाजा लगाइए कि वहां से चीन की जो सीमा है करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन की जो सीमा है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, खासतौर से पिछले 2.5 सालों से अगर बात करें तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जो चीन से लगी हुई सीमा है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। दोनों देशों की सेना आमने सामने है, इसको लेते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है। और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उन्होंने अपने चीफ इंजीनियर को भेजा है, क्योंकि जितनी सड़क है अगर बॉर्डर की बात करें वो बॉर्डर रोड्स के जिम्मे है। और रक्षा राज्य मंत्री जो है अजय भट्ट जो है वो बकायदा बीआरओ के सेना के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। और वहां से आपको बता दें कि जोशीमठ में आईटीबीपी का भी एक बटालियन है। आईटीबीपी से बात करने पता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, और 3 कंपनी को जो स्टैंड बाई में रखा गया है, ताकि अगर कोई अप्रिय हालात हो तो उसे निपटने के लिए सेना पूरे हालात का मुआयना कर रही है। सेना का यह कहना है कि फिलहाल कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जो एक पहाड़ी पर है वो पूरी तरह सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमें देने के लिए। तो सेना के लिए भी वहां पर परेशानियां खड़ी हो रही हैं जिस तरीके से ये जोशीमठ में हालात बने हुए हैं। एक ऐसी खबर जिसने दिल्ली पुलिस को सख्ते में डाल दिया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल जो हैं, जिनको कल सीसीटीवी फुटेज पर जिस तरीके से देखा गया कि उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करके उनकी हत्या कर दी गई, ड्यूटी पर थे, एएसआई शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि जो है, सम्मान राशि जिसको दिल्ली सरकार कहती है, वो उनको दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि मायापुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंभू दयाल किस तरीके से ये जो सीसीटीवी फुटेज जो हमला उनके ऊपर हुआ वो कैसे उन्हें मारा गया, ये अब बहुत सवाल इस पूरी घटना से उठ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें जो सामने आई उसमें बीती 4 जनवरी को शंभू दयाल मायापुरी इलाके में एक झुग्गी में एक पीसीआर कॉल के बाद कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। महिला ने शिकायत की थी कि अनीश नाम का एक बदमाश उनका फोन लेकर भाग गया है, छीन लिया है उसने। शंभू दयाल जब आरोपी अनीश को पकड़कर थाने ले जा रहे थे, उसी वक्त अनीश ने चाकुओं से लगातार 20 बार उनके ऊपर हमला किया और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। इस हमले में एएसआई शंभू दयाल बुरी तरह घायल हो गए, बाद में उनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इससे कई सवाल उठते हैं। एक सवाल तो यह कि इतने सारे लोग आसपास खड़े हैं और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कम से कम हिम्मत जुटाता, जब ये एएसआई उस बदमाश से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, तो सामने आके उनकी मदद करता। और शंभू दयाल साहब की शहादत से यह भी सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से उन्हें मारा गया, दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग पर सवाल उठ रहा है, उनकी तैयारी के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। तो क्या दिल्ली पुलिस को अपने प्रोटोकॉल्स को, अपनी एसओपीज को, ट्रेनिंग को दोबारा सोचने की आवश्यकता है? इस पर बात करने के लिए एल एन राव साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, पूर्व डीसीपी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ये सवाल बड़ा लाजमी है इस वजह से भी कि लोग जब खाकी में किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इनको ट्रेनिंग दी गई है ऐसी घटनाओं की, और इस वजह से वो इस तरह के मामलों को हैंडल करने में सक्षम होंगे। जो ये घटना दिखाई पड़ी, क्या दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि इस तरह की जो कॉल्स आती हैं उसमें उनकी प्रोटोकॉल्स कैसी होंगी, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसमें हमारा एक वीर जवान एएसआई शंभू दयाल इसमें शहीद हो गए। और जिस प्रकार से पब्लिक ने अपना दिखाया है कि अमानवीय चेहरा, मैं कहूंगा अपाथी, जिसमें पब्लिक को कंसर्न नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर किसके लिए काम करते हैं? पब्लिक के लिए करते हैं। क्यों शंभू दयाल वहां पे गए? वो इसलिए गए कि किसी ने कंप्लेंट की थी कि उनका मोबाइल चोरी करके ले गया या स्नैचिंग करके ले गया, इस वजह से गए ना उनको। उसके बाद इतने आदमी, मैं समझता हूँ कम से कम 20 आदमी वहां खड़े हैं और चाकू से गोंद रहे हैं उसको, तो ये एक बड़ी विभत्स घटना है। लेकिन हाँ, दिल्ली पुलिस के बारे में जो आपने पूछा है वो मैं उस पे पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस में जो भी है कि सब ट्रेंड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक प्रकार से एक हमारा एक प्रोफेशनल हैजर्ड जिसे कहते हैं वो है कि संभावित है कि हम इस ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ऐसी घटनाएं होना एक
स्वाभाविक रूप से हो सकता है, और ये ट्रेनिंग का पार्ट भी है और सिखाया भी जाता है कि ऐसी घटनाएं हैं तो आपने क्या करना है, एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। तो इसमें ये बताया जाता है कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए काम करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं समझता हूँ यहाँ पर एएसआई समूह दयाल अकेले चले गए, किस मजबूरी में गए वो अलग बात है, वो देखने वाली बात है। उनके साथ में प्रोटोकॉल ये है, हमारा प्रोसीजर ये है कि एक आदमी जब जाएगा कॉल पर, ऐसी जगह पर जाएगा या वैसी किसी भी प्रकार की जो ऐसी डिस्ट्रेस कॉल होती हैं उस पर कोई पुलिस ऑफिसर जाता है, उसके साथ में एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जरूर साथ में होता है, दूसरा उसका साथी। इस केस में अगर कोई साथ होता तो हो सकता है कि ये उनकी जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये होता है कि कोई आदमी अटैक कर सकता है, क्योंकि कभी भी पुलिस ऐसे मौके पर जाती है, कोई ऐसी खुशी के मौके पर जाते नहीं, इसी प्रकार में जाती है, कहीं झगड़ा हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, रोइट हो गया या कोई रॉबरी की कॉल हो गई, तो ऐसी जगह पे जाता है तो दूसरा आदमी उसको साइड कवर दे सकता है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर। एनीवे ये कहीं से अकेला जाने की क्या मजबूरी थी, दैट आई कांट कमेंट ऑन दिस पॉइंट, बट डेफिनेटली वो साथ होते तो इसका ये शायद खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। बट इसके साथ साथ मैं दोबारा ये बात कहूंगा, पब्लिक को भी पुलिस के लिए मदद करनी चाहिए, ऐसी के साथ साथ मदद इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सवाल उठता है कि आप ऐसे खड़े होकर किसी के ऊपर हमला होते हुए अगर देख रहे हैं तो आपके ऊपर, आपकी मंशा पर भी सवाल है। लोग, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति ताबड़तोड़ एक पुलिस वाले पे हमले कर रहा है और आप कुछ नहीं, और आप चाहते हैं कि पुलिस सदैव आपके लिए तत्पर रहे। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रोटोकॉल्स जो यहां पर मिस हुई, एलन राव साहब बता रहे थे, बडी क्यों नहीं था उनका, पैर में क्यों नहीं गए थे, ये सवाल उठता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी शायद इस वक्त देखने की दोबारा आवश्यकता जरूर है। इस हादसे से सीख लेने की आवश्यकता जरूर है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि अनाज घोटाले के मामले में देश भर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई चल रही है और सीबीआई कई जगह पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि देश में करीब 50 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई के छापे लगाए जा रहे हैं। एफसीआई अधिकारियों के, अनाज मिल के मालिकों के यहां पर छापे इस वक्त चल रहे हैं। खराब अनाज को अच्छा बताकर जो घोटाला किया जाता है, पैसे उस पे लिए जाते हैं, उसी के बाबत ये पूरा जो कार्रवाई है वो चल रही है। सीबीआई ने एक केस दर्ज किया था, इसमें भ्रष्टाचार का मामला, अब तक 60 लाख रुपए इसमें बरामद किए जा चुके हैं। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं और आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हुआ है क्योंकि सरकार ने इस रास्ते में आने वाले रोड़े जो हैं वो खत्म कर दिए। आज का नया भारत अपने प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी उतना ही भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेक स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल होता इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। अमेरिका से इस वक्त एक बहुत अहम खबर आ रही है। अमेरिका में सभी जो उड़ानें हैं उन पे रोक लगा दी गई है। सारी विमानों को जमीन पर रहने की हिदायत दी गई है। कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी से प्रभावित हुआ है फेडरल एविएशन का कंप्यूटर, जिसके कारण जो खराबी आई है उसके कारण अमेरिका में इस वक्त एक बड़ी घटना सामने आई है कि सारी विमानों को जमीन पर ही रहने के लिए कहा गया है। यह खराबी पायलट को रियल टाइम सूचना देने में दिक्कत पैदा कर रही है। इसकी वजह से किसी भी तरह का खतरा ना लेते हुए अभी फिलहाल अमेरिका के अंदर जो सारी उड़ानें हैं उन्हें ग्राउंडेड कर दिया गया है, यानी कि जमीन पर रहने के लिए कहा गया है।
तो अमेरिका में ये बड़ी इस वक्त दिक्कत समस्या लोगों के सामने, सारी उड़ानों को इस वक्त रद्द कर दिया गया है, ग्राउंड पर रहने की हिदायत दी गई है क्योंकि वहां पर एक जबरदस्त कंप्यूटर ग्लिच के कारण, तकनीकी खराबी के कारण विमानों को किसी भी तरह से खतरे के बचाने के लिए उड़ने से मनाही के लिए कहा गया है।